गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमने शुरू किया था मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में। हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम क्या होता है, और उसमें जो भी एलिमेंट्स निकाले जाते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अब उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमें इस लेक्चर के बाद एक दो भी लेक्चर और भी होंगे जिसमें कि हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग जो वैल्यूज हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे ग्रेडियंट, लाप्लाशियन ऑपरेटर, डाइवर्जन, कर्ल, तो इन सभी को ही हम निकालने वाले हैं। तो आप इन डेरिवेशंस को अपने हाथ से जरूर करके देखें। अगर आप अपने हाथ से करके देखेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंट होंगे और आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। ठीक है, कि किसी भी स्केलर फील्ड को यदि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि अब देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, तो यहां पर हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है ऑर्थोगोनल। अब जो भी हम बात कर रहे हैं वो ऑर्थोगोनल की बात कर रहे हैं, जिसमें कि सभी जो कर्व लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें हमने स्केलर फील्ड को शो किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि स्केलर फील्ड को जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस तरीके से इक्विस्केलर सरफेसेस के द्वारा किया जाता है। और इन सरफेसेस पे क्या होता है कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। जैसे कि अगर हम सरफेस S1 की बात करें तो उस पर वैल्यू है 5, तो इसका मतलब इस पूरी की पूरी सरफेस पर स्केलर फील्ड जो है उसकी वैल्यू 5 होगी। लेकिन वहीं अगर हम S2 की बात करें तो वहां पर स्केलर फील्ड की वैल्यू है 5 प्लस डेल्टा 5। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप बात करेंगे तो इस पूरी होल ऑफ द सरफेस पर स्केलर फील्ड की वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती है। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं इक्वी स्केलर सरफेसेस। ठीक है, अब डायग्राम में हमने क्या किया है कि किसी पॉइंट P को लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर है r। इसी तरीके से हमने S2 इक्वी स्केलर सरफेस पर सेकंड पॉइंट लिया है Q, जिसकी पोजीशन वेक्टर है r प्लस डेल्टा r। और P और Q के बीच में यदि हम देखें तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा r के बराबर होगा, क्योंकि अब देखिए आपको इन दोनों में अंतर कितना है, केवल डेल्टा r का। ठीक है, और यदि हम नॉर्मल डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर देखें कि इस दोनों सरफेसेस के बीच में कितनी डिस्टेंस है, मिनिमम अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, जो कि आएगी पी आर। ठीक है, और इसमें ये एन कैप जो है वो नॉर्मल की डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर इन नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया डायग्राम के बारे में। तो यहां पर हमने यही लिखा हुआ है कि हम जो P हमने पॉइंट लिया है उसके यदि कोऑर्डिनेट्स जो है वो u1 u2 u3 अगर हम मानते हैं, तो हमारे पास जो इसका पोजीशन वेक्टर हमने अभी अभी आपको बताया जो r था, दैट इज इक्वल टू r u1 u2 u3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू p वो कितना है, डेल्टा r के बराबर हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज इन स्केलर फंक्शन यानी फाई जो है उसमें S1 से S2 में कितना रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर 5 प्लस डेल्टा 5 है, तो इसका मतलब वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां से एक सरफेस से दूसरी सरफेस तक जाने में उसमें रेट ऑफ चेंज क्या रहा, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत ज्यादा आपको ना ध्यान रखना है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, तो दैट इज इक्वल टू दी डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा आर, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर के बराबर है।
ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि इनके बीच में, दोनों सरफेसेस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है उसको निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। नॉर्मल डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन या फिर नॉर्मल डायरेक्शन में हम देखते हैं तो उसमें हमारे पास जो मिनिमम डिस्टेंस आती है वो आती है डेल्टा एन, दैट इज इक्वल टू दी पी आर बिटवीन दी S1 एंड S2 एंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑफ देयर नॉर्मल, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। तो इस हिसाब से डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में अगर हम मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर जो है उसको हम मैक्सिमम ले सकते हैं उस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एन, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने यहाँ पे डेल ऑपरेटर लिया है उसको हम डी से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो रेट ऑफ चेंज इन फाई maximum rate of change in phi that is equal to the rate of change in the normal direction, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास ग्रेडियंट की जो वैल्यू है उसकी जो डेफिनेशन है वो निकल के आ जाती है कि स्केलर फंक्शन की जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, यानी ये जो क्वांटिटी है हमारे पास उसको हम कहते हैं gradient of scalar function in a scalar field. The maximum rate of change of the scalar function is called the gradient of the scalar field, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, लेकिन अब हम इसे निकालेंगे किस तरीके से, क्योंकि कैलकुलेट जब हम करेंगे कहीं पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए कि किसी भी जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन की बात की तो यहीं पर ही कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या हो गया, अब एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि डायरेक्शन उसके साथ अटैच हो गई है कि ग्रेडियंट हमेशा ही नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा क्या होगी, टू दी नॉर्मल ऑफ द स्केलर सरफेसेस, जिसमें कि हमने एक यूनिट वेक्टर लिया था एन कैप, जो मैंने आपको बता दिया था। तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट ऑफ फाई, यदि हम इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में उसको लिखना चाहें तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास डी फाई अपॉन में डी एन इंटू एन कैप, डायरेक्शन एन कैप है उसकी, एंड दैट इज बाय द डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या करें कि दोनों में यदि डी आर को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, तो स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद क्या होगा कि इस इधर की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो यहां पर देखिए एन कैप डॉट डी आर जो है दैट इज इक्वल टू डी एन हो जाएगा, ठीक है। इनका जो स्केलर प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डी एन एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड आर, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इसकी स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्थोगोनल रेफरेंस जो फ्रेम्स हैं उनके लिए भी सेम रहेंगी, वो चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, जो यहाँ पर हमने टर्म लिखी थी इक्वेशन नंबर जो 3 थी, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी, और इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एन, पहले से था, ये जो हमने वैल्यू यहां पर रिप्लेस करके dn लिखी तो दैट विल बी इक्वल टू डी फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ फाई को यदि हम dr से स्केलर प्रोडक्ट करते हैं दैट इज इक्वल टू चेंज इन ओनली फाई, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ हम अजम्पशंस ले लेते हैं, यानी कि उनको लेट बी करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, यदि मान लीजिए ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम में मान लीजिए कि अगर ग्रेडियंट फाई को हम इस तरीके से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं जो इक्वेशन नंबर 5 के द्वारा हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अगर हम ग्रेडियंट फाई को इस फॉर्म में लिखते हैं, इसके बाद डी आर जो कि पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशियल है, यदि उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो कि हम पहले भी हमारा जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वहां पे हमने dr को इस तरीके से लिखा था, ठीक है, जहां पर कि e1 e2 e3 जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग दी u1 u2 u3
एक्सिस एंड H1, H2, H3 आर दी स्केल फैक्टर्स हैं अलोंग दी U1, U2, U3। ठीक है, तो यदि हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज को हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब स्केलर जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वापस हम कह रहे हैं कि वो सेम रहेंगी। इसका मतलब क्या है, और साथ में क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर सिस्टम में हमने आपको बताया था कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि तीनों एक्सिस जो हैं U1, U2, U3 कर्व जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यदि हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें उनके ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर्टीज वही रहेंगी कि यदि सेम यूनिट वेक्टर है तो स्केलर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, लेकिन अगर डिफर है तो 90 डिग्री होने की वजह से वो हो जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में आता है a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द a एंड b। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन a डॉट बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन वही है कि जितनी भी हमारे पास कर्व हैं तीनों कर्व्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से 90 डिग्री के एंगल की वजह से अगर हम डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स को आपस में स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए केवल सेम वैल्यूज ही डॉट प्रोडक्ट होंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। तो हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू आ जाता है G1 H1 DU1 प्लस G2 H2 DU2 प्लस G3 H3 DU3 गिवन बाय द इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद अगर हम बात करें कि फाई की, ठीक है, कि यदि हम जो भी स्केलर फंक्शन ले रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी ले रहे हैं, यदि मान लीजिए उसको हम U1, U2, U3 की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसका अगर डिफरेंशियल करें, फर्स्ट डेरिवेटिव यदि हम करते हैं तो ऑब्वियस है कि तीनों के ही विद रिस्पेक्ट टू जो U1, U2, U3 है सभी के लिए रहेगा। जो इक्वेशन नंबर 8 से हमने दिखाया हुआ है, यहां पर जो ब्रैकेट में चीजें हैं ये पार्शियल डिफरेंशिएटिव को बताती हैं कि फाई जो है पार्शियली कितना इनके साथ चेंज हो रहा है। तो यदि अब हम देखें कि इक्वेशन नंबर 7 और 8 को कंपेयर करके, 7 हमने अभी आपको पिछली स्लाइड में दिखाई थी कि यहां पर ये 7 है कि डी फाई की वैल्यू हमें यहां से मिली थी। ठीक है, सेकेंड हमने सीधे फाई की वैल्यू जो हमने यहां से मान करके उसका डिफरेंशियल करके मानी, तो G1 की वैल्यू, G2 की वैल्यू, G3 की वैल्यू हम बाय कंपैरिजन निकाल सकते हैं। G1 इज इक्वल टू 1 बाय H1 डी फाई अपॉन में डेल U1, G2 इज इक्वल टू 1 बाय H2 डेल फाई ओवर डेल U2 एंड G3 इज इक्वल टू 1 बाय H3 डेल फाई ओवर डेल U3। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम क्या कर दें, ग्रेडियंट ऑफ फाई जो हमने माना था उसमें लिख दें, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, जो हमने पिछली स्लाइड में माना था, यहां पर देखिए ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर डी फाई की वैल्यू मानी थी इक्वेशन नंबर 5, तो यहां से अगर हाँ जो G1, G2, G3 की वैल्यूज हमें मिली है अगर हम उस इक्वेशन में लिखते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू मिल जाती है इक्वेशन नंबर 10, जिसमें फाई कॉमन होने की वजह से हम उसे बाहर ले सकते हैं। तो देखिए अगर हम वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो ये जो अब ब्रैकेट में जो फंक्शन आया है दैट इज इक्वल टू द डेल ऑपरेटर, जिसको कि हम डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर नॉर्मली हम इसे डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है दैट इज इक्वल टू दी डेल फाई, और डेल फाई में इसकी वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये आ जाती है इक्वेशन नंबर 13 कि कभी भी यदि हमें किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पर इक्वेशन नंबर 13 में जो दी हुई इक्वेशन है उससे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रेडियंट के बारे में। अब इसके बाद एक आपके सेकंड है लाप्लाशियन ऑपरेटर। तो लाप्लाशियन ऑपरेटर क्या है कि देखिए ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने निकाल लिया, यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली। ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो यदि मान लीजिए इसको हम एक मान लेते हैं कि एक वेक्टर है,
तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। तो डेल टू फाई जो कि हमें निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं कि डेल डॉट डेल फाई, यानी कि डाइवर्जन ऑफ ए। अब डाइवर्जन ऑफ ए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करने वाले हैं। बड़ा टॉपिक था, इसकी वजह से हमने उसको एक सेपरेट उसमें रखा है लेक्चर में। तो आप उसको जब पढ़ेंगे मिस नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो पढ़ेंगे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो इस फॉर्म में आता है। ठीक है, किसी भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए जब हम डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालते हैं तो वो इस फॉर्मेट में आती है। तो अगर हम डेल टू फाई इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां पर यदि ए के जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि A1, A2, A3 जो कि हमने यहां पर निकाले हुए हैं, इनकी वैल्यूज को जब हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमारे पास डेल टू फाई इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाता है। तो यदि हमें किसी भी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाप्लासियन ऑपरेटर की वैल्यू निकालनी है तो हम इस व्यंजक को यूज करेंगे, इसको निकालेंगे और जो भी वैल्यूज आएगी वो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जैसे कि अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर सिस्टम भी कई तरीके के हमने पढ़ भी रखे हैं। तो उन सभी के लिए इसकी वैल्यूज भी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन जो कॉमन उसका जो फॉर्मूला है वो ये है ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो यहां पर हमने इस लेक्चर में दो प्रॉपर्टीज के लिए पढ़ा, ग्रेडियंट एंड लाप्लासियन ऑपरेटर। फर्दर जो वीडियो है उसमें हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे, कर्ल पढ़ेंगे और फिर जो मैनी वेराइटीज ऑफ ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अपने हाथ से एक बार जरूर करके देखें इन डेरिवेशंस को, उसके बाद ही श्योर हो कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल करके या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।